एक बार फिर से स्वागत है आपका। लेट हो गए क्योंकि आज वो 15 अगस्त था ना, स्वतंत्रता दिवस था। तो स्वतंत्रता दिवस का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम की वजह से आप थोड़े लेट हो गए, ठीक है ना। तो उसका मुझे खेद है। पूजा ने जो है ना वो मैसेज भी किया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए। आज का अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका कौन सा, राष्ट्रपति, ठीक है ना। और राष्ट्रपति में हमने जो है वो कहाँ तक आपका जो है ना वो अध्ययन कर लिया था, अगर अपन उसकी बात करें, ठीक है। तो हमने अध्ययन कर लिया था आपका, देखो, ठीक है ना, आपका जो कौन सा है, अनुच्छेद 52 हमने देख लिया था। अनुच्छेद 53 जो है ना वो हमने देख लिया था। और अनुच्छेद 54 जो है ना वो आपका कंप्लीट है, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं, ठीक है ना। और उसमें फिर अनुच्छेद 53 में हमने सब क्लोज दो देखे। एक तो आपका है ना आर्टिकल 53(1), जिसमें ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका है ना प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। और इसी में फिर आपका जो सब क्लोज 2 है, मतलब जो आपका जिसको अपन बोलते हैं ना 53(2), अनुच्छेद 53(2) की जो रक्षा बल है, अपने जो रक्षा बल है उनका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। और उनका प्रयोग मतलब रक्षा बलों से संबंधित शक्तियों का जो प्रयोग है वो विधि द्वारा विनियमित होता है। और यही बात जो है ना वो आपके आर्टिकल 77 में भी क्या थी, उल्लेखित है, ठीक है। फिर हमने देखा आपका आर्टिकल 54, और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, चूंकि हमने गणराज्य, संसदीय गणराज्य को अपनाया है, तो अपने यहाँ राष्ट्रपति जो है ना वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, है ना। और दूसरा, चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना वो होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अपने यहाँ होता है, ठीक है ना, किसका, राष्ट्रपति का अपने यहाँ जो निर्वाचन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का अपने यहाँ जो निर्वाचन होता है, एक मिनट रुकिएगा, वो जनता द्वारा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, वो जनता द्वारा है ना प्रत्यक्षतः न होकर, जनता द्वारा प्रत्यक्षतः न होकर अप्रत्यक्षतः एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें हमने निर्वाचक मंडल के बारे में, मतलब जो इलेक्टोरल जो कॉलेज है उसके बारे में अपनी बात हो गई थी। आज अपन जो है ना वो शुरू करेंगे कहाँ से, आज अपन शुरू करेंगे आपके अनुच्छेद 55 से, है ना। और ये जो अनुच्छेद 55 है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि नया जो प्रश्न यहाँ से बनेगा, नया जो प्रश्न बनेगा वो इसी अनुच्छेद से बनेगा, कौन से वाले से, अनुच्छेद 55। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसका उल्लेख है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल जो आपका 55 है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है उसका जो है ना वो आपका क्या है, इसमें उल्लेख है। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो इसमें सब क्लोज आपके 3 है, कौन से वाले में, आर्टिकल 55 में, है ना, 3 सब क्लोज है, सब क्लोज है ना 1, 2 और 3, और लास्ट में आपका एक स्पष्टीकरण दिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की अगर अपन बात करें, है ना, मैनर ऑफ ऑफिस ऑफ द, है ना, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ये है इसका मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अब इसमें जो आपका सब क्लोज है कौन सा वाला, है ना, सब क्लोज है आपका अनुच्छेद 55(1). अनुच्छेद 55(1) क्या कहता है ना। सबसे पहले अगर इसकी बात करें कि अनुच्छेद 55(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 55(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, सभी राज्यों को, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व एक रूप, है ना, प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आर्टिकल जो 55(1) है, इसमें ये लिखा गया है कि जहां तक संभव हो सके, जहां तक साध्य हो या जहां तक संभव हो सके, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए,
ठीक है ना। तो आर्टिकल जो 55(1) है, इसमें ये कहा गया है कि जहां तक संभव हो, है ना, जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन, जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में, सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता है ना, यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब एक रूपता होगी। ये तो सह शब्द जो है ना वो आपका कौन है, आर्टिकल 55(1) है, ठीक है ना। आर्टिकल 55(1) में क्या लिखा गया है कि जहां तक संभव हो सके, है ना, जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होगी। ये सब याद रखना, है ना। यूनिफॉर्मिटी होगी, कौन सा वाला होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब एक रूपता होगी। तो इसका मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का सम्मान जो है ना वो प्रतिनिधित्व होगा, इसका मतलब ये है ना। तो अर्थात लगाकर अपन क्या लिख सकते हैं, इसका अर्थार्थ जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, अर्थार्थ, है ना, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा, समान प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 55(1), ठीक है। तो जो आर्टिकल 55 है जिसमें कौन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, उसमें जो सब क्लोज फर्स्ट है वो सब क्लोज फर्स्ट जो है ना वो क्या कहता है कि जहां तक संभव हो, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होगी। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं, या ये आर्टिकल जो है ना ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व ना दिया जाएगा, या सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 55 के सब क्लोज 1 में जो है ना ये बात आपकी कही गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली जो बात है ना वो आपकी क्या है, कंप्लीट है। पहली जो बात है ना ये आपकी क्या है ना, कंप्लीट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका जो आपका क्या है, जो आपका अनुच्छेद 55(2) है, ठीक है ना। कौन से अनुच्छेद की बात करें, जो आपका अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 55(2), ये क्या कहता है, अगर इसकी बात करें तो अनुच्छेद 55(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा। तो ये समान प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा, है ना, सभी राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान प्रतिनिधित्व कौन सी पद्धति, कौन सी रीति के तहत दिया जाएगा, उस रीति का उल्लेख जो ना वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 55(2) में है। वापस से सुनिएगा, अनुच्छेद 55(1) तो क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा। आर्टिकल 55(2) क्या कहता है कि सभी राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस रीति के तहत सम्मान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उस रीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(2) में है। कौन से आर्टिकल में है, आपके आर्टिकल 55(2) में है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(2) में है, ठीक है ना। है ना, किसमें है, आर्टिकल 55(2) में है, याद रह जाएगा। अब देखो आर्टिकल 55(2) क्या कहता है ना, जो सह शब्द लाइन है वो लिख रहा हूं, ठीक है ना, है ना, राज्यों को एक रूपता, राज्यों को या राज्यों में एक रूपता, ठीक है, राज्य में एक रूपता, राज्य में एक रूपता मतलब राज्यों के प्रतिनिधित्व में, है ना, जो यूनिफॉर्मिटी है, तो राज्यों में एक रूपता तथा राज्यों में एक रूपता तथा
ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। राज्यों में एकरूपता तथा, है ना, राज्यों में एकरूपता तथा राज्य विधानसभा कौन सी है, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग, मतों के कुल योग, कुल योग संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग, मतों के कुल योग में समतुल्यता, में समतुल्यता बनाए रखने की रीति या पद्धति को बताया गया है, बताया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 55(2) में। ठीक है, अब वापस से सुन लीजिएगा। आपका आर्टिकल 55(1) तो क्या कह रहा था, आर्टिकल 55(1) ये कह रहा था कि जहां तक संभव हो सके राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, भाषा कौन सी है कि जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होगी। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(1) में है। आर्टिकल 55(2) क्या कहता है कि सभी राज्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान प्रतिनिधित्व जिस रीति या पद्धति के तहत दिया जाएगा उस पद्धति का जो उल्लेख है वो आपके कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(2) में है। ठीक है, तो अर्थार्थ में अपन ऐसे लिख सकते हैं नीचे, है ना। अर्थार्थ में अगर आपको समझ में नहीं आए तो अर्थार्थ में आप इसका अर्थार्थ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, अर्थार्थ क्या हो जाएगा इसका, अर्थार्थ ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व देने वाली रीति तथा राज्यों एवं, है ना, संघ, राज्यों एवं संघ के निर्वाचित सदस्यों, सदस्यों के मतों के मूल्य, के मतों के मूल्य को सम्मान करने की रीति बताई गई है, बताई गई है। कौन से आर्टिकल में, आपके आर्टिकल 55(2) में। या तो सीधा सा याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 55(2) ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मतों के कुल योग को समतुल्य बनाने की जो पद्धति है, जो रीति है,
वो कौन से आर्टिकल में बताई गई है? वो आपके आर्टिकल 55(2) में जो ना वो बताई गई है। कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आपके जो ना वो आर्टिकल 55(2) में जो ना इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 55(2) में। अब कैसे बताई गई है तो देखो, अब इस आर्टिकल 55(2) में है ना सब क्लोज और है। आर्टिकल 55 है ना 2 का सब क्लोज है क एवं ख, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, का सब क्लोज है आपका क एवं ख। अब इसमें क्या बताया गया है? ठीक है ना, इसमें क्या बताया गया है? कौन से वाले में? आर्टिकल 55 का क्लोज 2 और उसमें भी आपका सब क्लोज क एवं ख। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ना, एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, वो रीति बताई गई है किसमें? आपके आर्टिकल 55(2) क एवं ख में। ठीक है, और वो कैसे निकाला जाता है ना, वो कैसे निकाला जाता है आप सभी जानते भी हों कैसे निकाला जाता है ना। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है ना, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य, उस राज्य की विधानसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा बोल दीजिएगा, एक ही बात है, संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या या कुल संख्या, एक ही बात है, इंटू 1/1000। ऐसे आपको क्या निकल जाएगा? एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसका क्या हो गया कि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, उस राजस्थान की कुल जनसंख्या को राजस्थान विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राजस्थान विधानसभा की जो निर्वाचित सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त जो संख्या है ना, उससे भाग देने पर, इस राज्य की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही एक विधायक का क्या कहलाता है? आपका जो ना वो मत मूल्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है ना, अभी 1971 की जनगणना कौन सी है? 1971 की जनगणना के आधार पर जो ना वो क्या किया जाता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन अभी किया जाता है। ठीक है, तो अपन ऐसे मानते हैं कि 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2.57 करोड़ थी, ऐसे मान लिया हमने। तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी? 2.57 करोड़, और बटे में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी? 200, इंटू कितना हो जाएगा? 1/100, है ना। तो अब 200 इंटू 1000 और भाग हो जाएगा कौन सा? इस जनसंख्या में जब आप भाग लगाओगे तो जो परिणाम अपने को प्राप्त होगा वो एक विधायक का क्या हो जाएगा? मत मूल्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक विधायक का जो मत मूल्य है ना वो किस प्रकार से प्राप्त होता है? एक विधायक का मत मूल्य है ना, उस राज्य की कुल जनसंख्या को, है ना, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, वापस से सुन लीजिएगा, एक विधायक का मत मूल्य कैसे प्राप्त होगा, है ना, उस राज्य की कुल जनसंख्या को, ठीक है ना, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है कौन? एक विधायक का मत मूल्य, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका कि अभी जैसे 16वें राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ 2022 में, तो 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जो जनसंख्या है वो आधार वर्ष था, है ना, या 1971 की जनसंख्या को जो ना वो आधार माना गया था। 1971 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 2.57 करोड़ थी, है ना। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 2.57 करोड़ हो गई, बटे में उस समय राजस्थान की विधानसभा की संख्या, सदस्य संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200 और इंटू कितना हो जाएगा? 1/1000 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ना कुल जनसंख्या को, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या तथा इसको 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या से भाग देने पर
प्राप्त होता है कौन, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ये 3 0 यहाँ लगाओ, है ना, और फिर भाग लगा दीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक विधायक का जो है ना वो मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो समझ में आया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वो क्या हुआ है, समझ में आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं, अर्थार्थ लगाकर लिख दूं क्या, अगर नहीं समझ में आया है। अर्थार्थ, अर्थार्थ एक विधायक, अर्थात एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, है ना। उस राज्य की कुल जनसंख्या को, उस राज्य की कुल जनसंख्या को, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या तथा 1000 के गुणनफल, 1000 के गुणनफल से, 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, भाग देने पर प्राप्त होता है, भाग देने पर क्या होता है, आपका जो है ना वो प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी अगर लिखवा दूं, मान लो अगर आप एक एग्जांपल भी मान लीजिएगा, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे, है ना। तो जैसे राजस्थान की विधायक का जो मत मूल्य है ना, राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो आपका 129 है। कितना है, 129 है। तो वो 129 कैसे आएगा, देखो आप, राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है वो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक क्या बताया, आपका जो है ना वो एग्जाम्पल बताया कि उस समय राजस्थान की जो जनसंख्या थी ना वो 2.57 करोड़ थी। कितनी थी, 2.57 करोड़, ठीक है ना। तो अगर अपन 2.57 जो करोड़ है, ठीक है, बटे में कितना थी, 200, ठीक है ना, और फिर क्या था, 1/1000, ठीक है ना, ऐसा ही था। तो जो 2.57 करोड़ है, कितना है ये, 2.57 करोड़, ठीक है ना। मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को वैसे याद हो जाए, है ना। 2.57 करोड़ मतलब राजस्थान की जनसंख्या पूरा ही लिख देता हूं, है ना। 2,57,65,806 थी, ठीक है। और राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200, इंटू में कितना आ जाएगा, 1/1000, ठीक है। तो बराबर कितना प्राप्त होगा, आपका प्राप्त होगा 128.82, कितना प्राप्त होगा, 128.82। तो राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना आ जाएगा, आपका जो है ना वो 129 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, राजस्थान के विधायक का एक मत मूल्य जो है वो कितना आ जाएगा, जो मैंने आपके सामने लिखा है ना उतना आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है ना। ये राजस्थान लिख भी देता हूं, ये लो, याद करना चाहो तो। राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के, है ना, एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपके सामने। अब राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है, राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 200 है। तो कुल, है ना, सभी विधायकों का मत मूल्य कितना हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का कुल
है ना, मत मूल्य, मत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा भाई, 200 सीटें हैं, है ना। और एक विधायक का मत मूल्य जो है ना वो 129 है और सीटें कितनी है, 200 है, तो बराबर जो भी इसका परिणाम आए तो बराबर इसका कितना आ जाएगा भाई, अगर बराबर इसका आप करोगे है ना तो कितना आ जाएगा, है ना 25,800, कितना आ जाएगा, 25,800 आ जाएगा। तो ये राजस्थान के सभी विधायकों का क्या हो जाएगा, आपका जो है ना वो मत मूल्य हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वो जो है ना वो कमेंट्स करके बता सकता है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो जो है क्या कर सकता है, कमेंट्स करके जो है ना वो बता सकता है, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकता है, कमेंट्स करके जो है ना वो बता सकता है, ठीक है, याद रह जाएगा शायद ये, है ना। इस प्रकार से विधायक का क्या निकलता है, एक मत मूल्य जो है ना वो आपका निकाला जाता है, ठीक है। ये आपके कै और खे में दिया गया है, ये किस में दिया गया है, ध्यान रखना, ये कै और खे में जो है ना वो आपका दिया गया है, किस में दिया गया है, कै और खे में जो है ना, 58 कै और खे में जो है ना ये सारी जानकारी जो है ना वो आपकी दी गई है ना। सॉरी 55 दो कै और खे में जो है ना ये जानकारी आपकी दी गई है, तो इसमें शायद आप लोगों को जो है ना वो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर 1000 से विभाजन करने के बाद उस राज्य की जनसंख्या को अगर अपन 1000 से विभाजित करते हैं, है ना, तो 1000 से विभाजन करने के बाद ध्यान रखना, अगर शेषफल 500 से कम रहता है तो उसको अनदेखा कर दिया जाता है, और अगर शेषफल 500 या 500 से अधिक होता है तो जो विधायकों का एक विधायक का जो मत मूल्य होता है उसमें एक अंक जो है ना वो जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो कि आपका क्या है, काम का है, ठीक है। तो मैं आगे लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं यहां, यदि 1000 से भाग देने पर, 1000 से भाग देने पर शेषफल 500 से कम होता है या कम रहता है, कम रहता है, तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, तथा यदि शेषफल 500, यदि शेषफल 500 या उससे अधिक, उससे अधिक होता है तो मत मूल्य, तो मत मूल्य में एक अंक जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। मत मूल्य में क्या कर दिया जाता है, एक अंक जो है ना वो आपका जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक अंक जो है ना वो आपका क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य में क्या हो जाएगा, एक अंक जो है ना वो आपका जुड़ जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है शायद समझ में आया होगा, वापस से सुन लीजिएगा, है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इस प्रकार से आपका क्या निकलता है, एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। संबंधित जो राज्य है उस संबंधित राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, उससे तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या से भाग देने पर एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। यदि राज्य की जनसंख्या को जब 1000 से अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, और परिणाम अगर 500 से कम प्राप्त होता है तो उसको तो अनदेखा कर दिया जाता है, ध्यान रखना, उसको क्या कर दिया जाता है, अनदेखा, अपेक्षित कर दिया जाता है ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है या उसको ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन अगर 500 या उससे अधिक अगर शेषफल बचता है ना, तो जो विधायक का मत मूल्य होता है ना, उसमें एक अंक क्या कर दिया जाता है, आपका जो ना वो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कौन सी आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 55(2) कै और ख में बताई गई है। आर्टिकल 55(2) में क्या था, वापस से सुन लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि नया क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आर्टिकल 55(2) में
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में समरूपता लाने के लिए, और एक ये जो विधायकों का जो मतमूल्य है और सांसदों का जो मतमूल्य है ना, उसको समतुल्य बनाने के लिए विधि बताई गई है। कौन से आर्टिकल में? आपके आर्टिकल 55(2) में। वापस से सुन लीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता लाने, विधायकों के मतमूल्य और सांसदों के मतमूल्य को समतुल्य बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाएगा, उस विधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 55(2) में है, जिसमें आर्टिकल 55(2) और आर्टिकल 55(2) क और ख जो है ना, वो एक विधायक का मतमूल्य कौन सी पद्धति से निकाला जाएगा, उस पद्धति का उल्लेख है, जो मैंने आपको यहां बता दी। और जो आपका कौन सा आर्टिकल आएगा, अब आपका आर्टिकल आएगा कौन सा, है ना, अनुच्छेद 55(2) ग। कौन सा आर्टिकल आएगा? अनुच्छेद 55(2) ग आएगा। अब अनुच्छेद 55(2) ग में क्या किया गया है? एक संसद सदस्य का मतमूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, उस बात का उल्लेख जो ना वो किसमें है? आपके जो ना आर्टिकल 55(2) ग में है। ठीक है ना, आर्टिकल 55(2) ग। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है ना, एक संसद सदस्य, है ना, एक संसद सदस्य, ठीक है, निर्वाचित शब्द तो आप समझ ही जाओगे। एक संसद सदस्य, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, के मत का मूल्य ये किस प्रकार से निकाला जाएगा? ये निकाला जाएगा, है ना, सभी विधायकों के मतों का कुल योग, उसको विभाजित कर दीजिए संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य संख्या है उससे क्या कर दीजिए? विभाजित कर दीजिए। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक सांसद या एक संसद सदस्य का जो है ना वो मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, या एक सांसद का जो मत मूल्य है ना, वो आपको क्या हो जाएगा, है ना, प्राप्त हो जाएगा। क्या कमेंट्स कर रहे हो रे भैया? हाँ, नहीं सब ठीक चल रहा है। अरे रुक जा भाई, ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, जैसे इसके बाहर से हटते हैं ना तो ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, है ना। लिख दो इसका सूत्र। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा, है ना, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल योग, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल योग बटा, है ना, बटा संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, इस प्रकार से जो है ना, मतलब संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब संसद के निर्वाचित जो कुल सदस्य हैं, है ना, इससे अगर अपन डिवाइड कर दे सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतमूल्य को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एक संसद सदस्य का मतमूल्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, जैसे 16वें जो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन हुए, जैसे 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन 2022 में एक सांसद का मतमूल्य 700 था। एक सांसद का मतमूल्य कितना था? 700 था।
इससे पहले 708 था, लेकिन जो जो 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, है ना, जो निर्वाचन हुए, उसमें एक सांसद का जो मत का मूल्य था ना वो कितना था, 200 था। एक सांसद का जो मत मूल्य था ना वो कितना था, 200 था। वो 200 इस वजह से आ गया, अगर आपको एक कैलकुलेशन करके बताएं आपको, है ना, एक कैलकुलेशन है, अगर आप याद करना चाहो तो, क्योंकि जो विधायकों का जो मत मूल्य था ना वो था 5,43,231, ठीक है ना। जो सूत्र था वो था 5,43,231, 5,43,231, ये था सभी विधायकों, ये क्या था, है ना, सभी विधायकों का कुल मत मूल्य था ये, ठीक है ना, 2022 में। और फिर बटा आप कर दो इसको, और बटा जब आप करोगे तो वो कितने थे, आपके जो संसद सदस्य हैं टोटल वो थे 776, है ना। टोटल जो संसद के निर्वाचित सदस्य थे वो कितने थे, 776, ठीक है ना। तो ये हो गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए ये, ठीक है ना, 2022 में जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया। और परिणाम जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ आपका, जो है ना वो 708 प्राप्त हुआ। परिणाम जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 708 जो है ना वो आपका प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आपके 55(2) में है, ठीक। आर्टिकल 55(2) जो है ना वो आपका कंप्लीट है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आर्टिकल 55(1) जो है ना वो आपका कंप्लीट है, कि जहां तक संभव हो सके राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता रखी जाएगी या एकरूपता होगी। यह एकरूपता किस प्रकार से लाई जाएगी, उस पद्धति, उस रीति का उल्लेख आर्टिकल 55(2) में है ना। मतलब आर्टिकल 55(2) क्या कहता है कि सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता, सभी विधायकों के मत मूल्य, मतलब जो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके, है ना, मत के मूल्य, और संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मत के मूल्य में समतुल्यता किस प्रकार से लाई जाएगी, इस विधि का उल्लेख आपके कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(2) में है। पहली जो विधि है कि एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसका उल्लेख जो है वो आपके आर्टिकल 55(2) क एवं ख में है, ठीक है। और एक संसद सदस्य का मत मूल्य जो है ना वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 55(2) ग में है, ठीक है। अब आता है 55 जो है ना वो आपका कंप्लीट है। अब आएगा आपका कौन सा वाला, है ना, अब आएगा आपका आर्टिकल 55(3), कौन सा आएगा ध्यान रखना, है ना, अनुच्छेद 55(3) आएगा। 55 जो तो है वो आपका कंप्लीट। अब इसमें जो है ना राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति वह गुप्त मतदान से होगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(3) में है। ये पद्धति जो है ना वो क्यों अपनाई गई है, ये पद्धति जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है ना, ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां एक से ज्यादा राष्ट्रपति का क्या हो, निर्वाचन हो। क्योंकि अपने यहाँ तो एक ही राष्ट्रपति का जो है ना वो निर्वाचन होता है ना, अपने यहाँ एक ही राष्ट्रपति होता है, 2 राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है ना, ये सामान्यतः है जहां एक से ज्यादा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वहां अपनाई जाती है। अपने यहाँ क्यों अपनाया गया इस पद्धति को, अपने यहाँ इसलिए इस आनुपातिक पद्धति को अपनाया गया ताकि जो उम्मीदवार है, जो है ना राष्ट्रपति का चुनाव जो जीतता है ना, वो उम्मीदवार आनुपातिक रूप से सर्वाधिक लोगों की क्या रहे, पसंद रहे। इस वजह से किसको अपनाया गया है, अपने यहाँ आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व पद्धति है उसको अपनाया गया है, ठीक है। तो जो विधि है उस विधि का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55(3) में है, ठीक है ना। किस में है, आर्टिकल 55(3) में।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं गुप्त मतदान से होगा गुप्त मतदान से होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 55 जो है ना वो 3 में है। अब इस पद्धति में क्या होता है, जो प्रत्याशी विजित होता है, उस विजित होने वाले प्रत्याशी को मतों का जो है ना वो एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है ना, और वो निश्चित कोटा भारत में 50% से ज्यादा होता है। भारत में कितना होता है? 50% से ज्यादा होता है। मतलब इस पद्धति में है ना, इस पद्धति में है ना, इस पद्धति में मतों का एक निश्चित कोटा प्रत्याशी को विजित होने के लिए प्राप्त करना होता है। प्रत्याशी को शब्द रह गया है ना, प्रत्याशी को विजित होने के लिए प्राप्त है ना, इस पद्धति में मतों का एक निश्चित कोटा है ना, प्रत्याशी को विजित होने के लिए प्राप्त करना होता है जो भारत में 50% से ज्यादा होता है ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे प्राप्त होता है? निश्चित कोटा कैसे प्राप्त होता है ना, निश्चित कोटा ये कैसे प्राप्त होगा है ना, कुल डाले गए वेद मत या कुल डाले गए वेद मतों की संख्या, कुल डाले गए वेद मतों की संख्या ठीक है, बटे में अब कितने उम्मीदवार जो है ना वो विजित होने वाले हैं। तो विजित मतलब आप बोल सकते हो प्रत्याशियों की संख्या या उम्मीदवारों की संख्या। तो अपने यहाँ एक ही उम्मीदवार जो है ना वो विजित होता है, ठीक है, प्लस 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1 प्लस 1 कि मतलब जितने उम्मीदवार आपके क्या होंगे, विजित होंगे। तो कितने उम्मीदवार अपने यहाँ विजित होते हैं? एक उम्मीदवार जो है ना अपने यहाँ विजित होता है, ठीक है ना, क्योंकि अपने यहाँ एक ही राष्ट्रपति होता है। तो 1 प्लस 1 मतलब या आप बोल सकते हो 2 और प्लस में क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा? निश्चित कोटा जो है ना वो आपका प्राप्त हो जाएगा। निश्चित कोटा जो है ना वो आपका क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। निश्चित कोटा जो है ना वो आपका प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ अपने है ना इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है, इसमें जो भी मतदाता होते हैं वो मतदाता क्या करते हैं, अपनी वरीयता क्रमांक जो है ना वो अंकित करते हैं, ठीक है ना। और जो वरीयता क्रमांक अंकित किया जाता है उसके बाद में जो विजित होने वाला प्रत्याशी है उसको ये निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। अगर पहले चरण की मतगणना में ये निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे चरण की मतगणना होती है।
आज तक के इतिहास में, मतलब 16वें अभी 16वें राष्ट्रपति चल रहे हैं, तो पहले राष्ट्रपति से लगाकर 16वें राष्ट्रपति तक केवल एक बार अपने यहाँ द्वितीय चरण की जो है ना वो मतगणना हुई है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि द्वितीय वरीयता वाले जो है ना वो अपने यहाँ राष्ट्रपति केवल एक बार बने हैं, और वो आपके कौन है? वीवी गिरी। वो आपके कौन थे? वीवी गिरी थे, जो द्वितीय वरीयता से जो है ना वो विजित होकर आए थे, या विजित होकर जो है ना वो आपके राष्ट्रपति जो है ना वो बने हैं। तो ये आप जो है ना वो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है ना रवि? शायद याद रह भी जाएगा। ऐसे राष्ट्रपति जो है ना वो एकमात्र कौन है जो द्वितीय वरीयता से जीत कर आए, वो आपके कौन है? एकमात्र वीवी गिरी है, ठीक है ना? थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ, ठीक है? थोड़ी सी गर्मी क्या है, ज्यादा है ना, इस वजह से, ठीक है ना? तो थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना ये। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, यहाँ लिख भी देता हूं, नोट, अभी तक द्वितीय चरण की मतगणना, अभी तक द्वितीय चरण की मतगणना या द्वितीय वरीयता से विजित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी है। एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी है। तो ये एक आप जो है ना वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना? कौन है आपके जो है ना वो वीवी गिरी है ना? या याद रह जाएगा। अब इसी आर्टिकल 55 में जो है ना वो एक क्या किया गया है? स्पष्टीकरण भी दिया गया है, ठीक है? तो आर्टिकल 55 पूरा अब होने वाला है, आर्टिकल 55 का स्पष्टीकरण, ठीक है ना? अनुच्छेद 55 का स्पष्टीकरण। तो अनुच्छेद 55 में जो है ना वो आपका कौन सा स्पष्टीकरण दिया गया है ना? अनुच्छेद 55 में जो जनसंख्या शब्द दिया गया है, उस जनसंख्या शब्द से आज से है 1971 की जनसंख्या, ठीक है ना? स्पष्टीकरण क्या है? अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 55 में जनसंख्या शब्द से, जनसंख्या शब्द से आज से 1971 की जनसंख्या है, 1971 की जनसंख्या है ना? ये इसका स्पष्टीकरण है। अर्थात क्या होगा इसका? इसका अर्थात क्या होगा? इसका अर्थात ये होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर या 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है ना? 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 2026 तक क्या किया गया था? बढ़ाया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि जो 16वें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन हुए 2022 में, वो कौन सी जनसंख्या के आधार पर हुए? 1971 की जनसंख्या के आधार पर हुए। और अब जो 17वें राष्ट्रपति के चुनाव होंगे वो आपके जैसा अमेंडमेंट होता है, या तो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा, या फिर जो अभी आपकी जनसंख्या चल रही है इसके आधार पर होंगे, या ऐसा भी हो सकता है इसको जो है ना वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावना कम है। ऐसी संभावना क्या है आपकी? कम है। तो इसका अर्थात क्या है? अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का आधार 1971 की जनसंख्या है, या जनसंख्या होगी, जनसंख्या होगी, ठीक है? जिसे बाद में, जिसे
बाद में 84वीं संविधान संशोधन 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया था। वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया था। ठीक है, अब आपका कौन कंप्लीट है? आर्टिकल 55 जो है ना वो क्या है? कंप्लीट है। अब एग्जामिनर जो है ना वो कौन सा प्रश्न पूछता है आप लोगों से, आप करने की क्या हो कंडीशन में हो। ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल कंप्लीट हो गया? आर्टिकल 55 जो है ना वो आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो बातें बता रहा हूँ अगले आर्टिकल पर जाने से पहले। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, वो कौन से अधिनियम के तहत होता है, उसकी बात करते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम 1952 मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 1952 के है ना अधिनियम के तहत होता है, जिसमें बाद में जो है ना वो आपके समय समय पर जो है ना वो संशोधन किया गया। जैसे लेटेस्ट संशोधन 1997 में हुआ है ना। कब हुआ है? 1997 में जो ना वो आपका हुआ है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 है। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, निर्वाचन नियम ये हैं 1974 के। ये कब के हैं? 1974 के। इन दोनों अधिनियम व नियम के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो है ना वो करवाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं मैं, है ना। उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम, उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाए जाते हैं, के निर्वाचन करवाए जाते हैं। अब जो 1952 का अधिनियम है, उस अधिनियम की धारा 4 जो है ना वो आपको ध्यान में रखनी है ना। और फिर कुछ अन्य उपबंध जो है ना उसमें आपको ध्यान में रखने हैं। तो मैं अब यहाँ आपकी बात करूंगा किसकी? धारा 4 की। ठीक है ना, तो नीचे अपन जो है ना वो हेडिंग लगाएंगे। ये तो अधिनियम आपके हो गए। अब आपकी यहाँ हेडिंग है कौन सी? कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4, 1952 की धारा 4 क्या कहती है? ध्यान रखना, यहां से जो है ना वो आपको ये धारा 4 जो है ना वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4। तो इसमें पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी है धारा 4 में? कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो निर्वाचन आयोग जो है ना वो जारी करता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें क्या ध्यान में रखनी है आप लोगों को, है ना। पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है,
निर्वाचन की अधिसूचना, किसके निर्वाचन की अधिसूचना? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना। तो निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना, है ना, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग बोल सकते हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल सकते हो, ठीक है ना। तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, लिख दो पूरा, है ना, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है ना। कौन सी धारा के तहत? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 के तहत, है ना। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो जारी करता है। कौन सी धारा के तहत? 1952 के अधिनियम की धारा 4 के तहत, ठीक है। इस अधिसूचना में राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचन प्रणाली के जो विभिन्न चरण है उन विभिन्न चरणों की तारीखों का भी क्या होता है? उल्लेख होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि धारा 4 के तहत, है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। इस अधिसूचना में, इस अधिसूचना में, इस अधिसूचना में, है ना, इस अधिसूचना में निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तारीखों का उल्लेख होता है, तारीखों का उल्लेख होता है, तारीखों का क्या होता है? उल्लेख होता है, ठीक है ना। इस अधिसूचना में निर्वाचन प्रक्रिया के जो विभिन्न चरण है उन विभिन्न चरणों की तारीखों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है ना। इस अधिसूचना में मतलब जो निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी की जाती है उस अधिसूचना में निर्वाचन के विभिन्न चरणों की तारीखों को विनिर्दिष्ट किया जाता है या उन तारीखों का क्या होता है? उल्लेख होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है? इस धारा 4 के तहत, है ना, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 4 की दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग कब जारी करता है? काम की बात तो ये है ना। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं या वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, या जो पदमुक्त होने वाले जो राष्ट्रपति और कौन है? उपराष्ट्रपति हैं, उनकी पदावधि समाप्त होने से 60 दिन पहले, है ना, कितने दिन पहले? 60 दिन पहले के समय कभी भी क्या की जा सकती है? आपकी जो ना वो अधिसूचना जारी की जा सकती है। ये ध्यान रखना। कौन सी धारा के तहत? इस धारा 4 के तहत। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। निर्वाचित जो पदमुक्त होने वाले राष्ट्रपति हैं, है ना, या उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। ठीक है, क्या याद रखना है? अधिसूचना या निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना पदमुक्त होने वाले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की पदावधि, है ना, की पदावधि के समाप्त होने
से 60 दिन पहले, समाप्त होने से 60 दिन पहले की अवधि के दौरान, अवधि के दौरान कभी भी जारी की जा सकती है, कभी भी जारी की जा सकती है। ठीक है ना, कभी भी क्या हो सकती है आपकी जो ना वो जारी की जा सकती है। ठीक है ना, तो इस अधिसूचना में है ना निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण यह है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कितने दिन पहले, तो जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, निवर्तमान जो उपराष्ट्रपति है, उनकी पदावधि है ना समाप्त होने के 60 दिन पहले के दौरान या 60 दिन पहले की अवधि के दौरान कभी भी क्या किया जा सकता है, अधिसूचना जो है ना वो जारी की जा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये धारा जो आपकी 4 है उसी के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कब जारी करता है? तो निवर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के 60 दिन पहले की अवधि के दौरान कभी भी जारी की जा सकती है ना। 59वें दिन जारी की जा सकती है, 50वें दिन जारी की जा सकती है, 40वें दिन जो है ना वो आपकी जारी की जा सकती है, 30वें दिन जो है ना वो आपकी जारी की जा सकती है, कभी भी जो है ना वो आपकी जारी की जा सकती है। ठीक है, फिर इस जो धारा है 4, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? उस धारा में आपको ये ध्यान में रखना है, 1 मिनट रुकिएगा। नाम निर्देशन करने की तारीख, इसमें 3 नंबर जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है कि नाम निर्देशन करने की तारीख कौन सी होगी। तो अधिसूचना जारी होने के बाद नाम निर्देशन की अंतिम तारीख जो होगी वो होगी 14वां दिन। अधिसूचना जारी हो गई, तो अधिसूचना जारी होने के बाद जो नाम निर्देशन मतलब नामांकन भरने की जो अंतिम तारीख होगी वो अधिसूचना जारी होने के बाद 14वां दिन होगा। अगर उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश है तो उससे अगला दिन वो हो जाएगा। जैसे आज अपन बात करें तो आज 15 अगस्त है, मान लीजिए आज राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी। ठीक, तो 15 तारीख को जारी हो गई। अब नामांकन भरने जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो नामांकन पत्र जो ना वो भरेंगे। तो नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख कौन सी होगी? तो इस अधिसूचना के जारी होने के बाद का 14वां दिन होगा। मतलब 15 तारीख से आगे जो 14 दिन होंगे, तो अब 14 दिन गिन के देख लो कौन सा होगा, 29 हो जाएगा शायद, है ना। तो 29 जो तारीख होगी कौन सी होगी? 29 जो तारीख होगी वो नामांकन भरने की क्या होगी? अंतिम तारीख होगी, या नाम निर्देशन करने की क्या होगी? अंतिम तारीख होगी। ठीक, अब जो नाम निर्देशन दिया गया है, जो नामांकन पत्र अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा भरकर जमा करवाए गए हैं, अगले दिन ये जो नामांकन पत्र या नाम निर्देशन करने की जो अंतिम तारीख है, उसका अगला दिन जो है इन नामांकन पत्रों का जो है ना वो जांच का दिन होता है। ठीक है ना, वो कौन सा दिन होता है? अगला जो दिन होता है ना, वो जांच का दिन होता है। जो नामांकन पत्रों की जांच का दिन होता है उससे अगला दूसरा मतलब उससे जो 2 दिन है, उससे अगले जो 2 दिन है वो अभ्यर्थना वापस लेने का अंतिम दिन होता है, या नामांकन पत्र लेने का है ना वापस लेने का क्या होता है? आपका अंतिम दिन होता है। और जिस दिन नामांकन पत्र वापस लिया जाता है उसके अगले 15 दिन या उसके बाद मतदान की डेट होती है। क्या होती है? मतदान की जो है ना वो डेट होती है। तो जैसे यहाँ 30 तारीख जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, है ना, वो जांच हो जाएगी। तो जो जांच करने की अंतिम तारीख है वो 30 है इसके, है ना। और अभ्यर्थना वापस लेनी मतलब नामांकन पत्र वापस लेने की जो अंतिम तारीख होगी वो इसके आगे का दूसरा दिन होगा। तो ये जो अंतिम तारीख है इसके आगे, है ना, या आगे का दूसरा दिन, आगे का कौन सा दिन? जो दूसरा दिन है। तो जैसे मान लो 1 और 2, तो वो आपका अभ्यर्थना वापस, जैसे 2 तारीख आ गई ना अब, तो
वो अभ्यर्थना वापस लेने की क्या हो जाएगी, अंतिम तारीख हो जाएगी, या नामांकन पत्र लेने की जो है ना वो अंतिम तारीख आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, नामांकन पत्र लेने की क्या हो जाएगी आपकी जो है ना वो अंतिम तारीख हो जाएगी। ठीक, और ये जो नामांकन पत्र लेने की जो अंतिम तारीख है 2 तारीख, इसके बाद जो 15वां दिन होगा, कम से कम कितने दिन, 15वां दिन वो मतदान की तारीख होगी, या उसके बाद, मतलब 17 तारीख हो सकता है वो, तो 17 तारीख को कम से कम 15 दिन, तो 17 तारीख को मतदान की तारीख होगी, या फिर 18, 19, 20 जैसा निर्वाचन आयोग डिसाइड करे वो आपकी जो ना वो मतदान की क्या हो जाएगी, आपकी जो ना वो तारीख हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो बता देता हूं मैं यहाँ, ये वाला जो प्रश्न है ये तो एग्जाम में जो ना वो आपका पूछा गया है, ये वाला प्रश्न तो जो है ना वो आपका एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो इससे आगे का जो प्रश्न है ना वो एग्जाम में क्या करेगा, आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आगे की जो बात है ना वो मैं लिख देता हूं, है ना। आगे की जो बात है वो मैं लिख देता हूं। इतना हो गया। तीसरी बात, तीसरी बात, नाम निर्देशन, नाम निर्देशन भरने, मतलब जो नामांकन पत्र भरते हैं ना उसकी बात हो रही है। तो नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख, अंतिम तारीख अधिसूचना जारी होने की, अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद, तारीख के बाद का 14वां दिन होगा, का 14वां दिन होगा। और अगर मान लो इस दिन क्या है, अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगला दिन हो जाएगा। लेकिन ये आपको 14वां दिन याद रखना है। नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख कौन सी होती है, अधिसूचना जारी होने के बाद का कौन सा दिन, देखो अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद का कौन सा दिन, 14वां दिन होता है। ठीक, इससे अगला दिन कौन सा होता है, नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा का दिन होता है, जांच का दिन होता है। जो समीक्षा की अंतिम तारीख होती है उसका दूसरा दिन जो है ना वो अभ्यर्थना वापस लेने, मतलब नाम निर्देशन लेने की अंतिम तारीख होती है। और जो नाम निर्देशन लेने की अंतिम तारीख होती है उससे 15 दिन का जो है ना, उससे 15 दिन या उसके बाद जो है ना वो कभी भी क्या करवा लिए जाएंगे, मतदान जो है ना वो आपके करवा लिए जाते हैं। ठीक है, इसी में जोड़ के लिखना, इससे अगला दिन, इससे अगला दिन नाम निर्देशन, इससे अगला दिन नाम निर्देशन की संवीक्षा, की संवीक्षा मतलब जांच का दिन होता है, का दिन होता है, तथा जांच की अंतिम तारीख से दूसरा दिन, अंतिम तारीख से दूसरा दिन अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख होती है, अंतिम तारीख होती है। मतलब नामांकन पत्र लेने की क्या होती है, अंतिम तारीख होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका, मान लो आज अधिसूचना जारी हुई है, तो नामांकन भरने की अंतिम तारीख अधिसूचना जारी होने के बाद का 14वां दिन होगा, मतलब 29 तारीख हो जाएगी।
29 तारीख के बाद में जो अगला दिन होगा वो इन नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिन होगा। ये अंतिम तारीख है जिस दिन नामांकन पत्रों की या नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इस अंतिम तारीख का दूसरा जो दिन होता है मतलब 2 तारीख, ये अभ्यर्थना या अभ्यर्थिता मतलब नामांकन पत्र लेने की अंतिम तारीख होती है। और उससे जो अंतिम तारीख होती है किसकी, अभ्यर्थिता वापस लेने की जो अंतिम तारीख होती है उससे 15वां जो दिन है ना, या उसके बाद वो मतदान का दिन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतदान की तारीख अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात 15वां दिन होता है या फिर उसके पश्चात होता है। ठीक है, मतदान की तारीख, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं भी। मतदान की तारीख अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख, अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख के बाद 15वां दिन या इसके बाद का दिन होता है, इसके बाद का दिन होता है। अब ये मैंने सारी चीजें जो है ना यहाँ आपको बता दी है। ठीक है ना, अधिसूचना जारी होती है पदावधि समाप्त होने के 60 दिन पहले की जो अवधि होती है उस दौरान कभी भी जारी की जा सकती है। अधिसूचना जारी होने के बाद जो अगले 14वां दिन होता है वो नामांकन, है ना, मतलब जैसे आज अधिसूचना जारी होगी तो अधिसूचना जारी होने के बाद का 14वां जो दिन होता है ना, वो नाम निर्देशन या नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन होता है। नामांकन पत्र या नाम निर्देशन करने का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम तारीख होती है, उससे अगला दिन जो है ना वो नामांकन पत्र की जांच या समीक्षा करने का दिन होता है। ठीक, जो समीक्षा करने का अंतिम दिन होता है उससे दूसरा जो दिन होता है वो अभ्यर्थिता मतलब नाम निर्देशन या नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन होता है। जो अभ्यर्थिता वापस लेने का अंतिम दिन होता है उससे 15वां जो दिन होता है वो मतदान की तारीख का दिन होता है, या 15वां या फिर उससे आगे का जो दिन होता है, चाहे वो 16वां हो, 17वां हो, 18 हो, वो निर्वाचन आयोग तय करेगा, लेकिन न्यूनतम जो 15वां दिन होता है वो मतदान की तारीख होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ क्या ध्यान में रखना है, आगे जो है ना वो आपको क्या ध्यान में रखना है, आगे आपको जो है ना वो ध्यान में रखना है ना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997, ये ध्यान में रखना है अब। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997, अब ये ध्यान में रखना है। इस अधिनियम के तहत, है ना, इसके तहत क्या हो गया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो प्रत्याशी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है ना वो आपके होने चाहिए। इससे पहले कितने थे, इससे पहले शायद 10 थे, है ना, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया आपके जो है ना वो 50 कर दिया गया। ठीक है ना, तो प्रत्याशी के पास कम से कम, प्रत्याशी के पास कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक, अलग अलग है ये ध्यान रखना, अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है,
प्रत्याशी के पास कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 97 से 1997 से। ठीक। दूसरा, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये 20-20 है। किसके संदर्भ में? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में यह संख्या कितनी कितनी है? 20-20 है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हेतु यह संख्या 20-20 है। मतलब 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अच्छा, ये अनुमोदक कौन होंगे? है ना, क्या अपन जो है ना वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, क्या अपन उसके प्रस्तावक हो सकते हैं? या आम नागरिक जो है ना उसका प्रस्तावक हो सकता है? आम नागरिक नहीं हो सकते। जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है राष्ट्रपति का, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य ही क्या हो सकते हैं? है ना, प्रस्तावक व अनुमोदक हो सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। है ना, यहाँ ये ध्यान रखना, प्रस्तावक व अनुमोदक, प्रस्तावक व अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य ही हो सकते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य ही हो सकते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्य ही हो सकते हैं। है ना, प्रस्तावक व अनुमोदक निर्वाचक मंडल के क्या हो सकते हैं? सदस्य ही हो सकते हैं। मतलब प्रस्तावक वही हो सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, या जो राष्ट्रपति का निर्वाचक है वही क्या हो सकता है? प्रस्तावक व अनुमोदक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या जो है ना वो करना है? इसके अलावा इसके तहत, है ना, ये तो हो ही गया। तीसरी बात इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है ना, कि प्रत्याशी को पहले ये 2500 दी, प्रत्याशी को 15,000 रुपए जमानत राशि आरबीआई या फिर जो आपका सरकारी राजकोष होता है उसमें जमा करवाना अनिवार्य होता है। आरबीआई या सरकारी राजकोष में जमा करवाना होता है। राजकोष में जमा करवाना होता है। जमा करवाना होता है। ठीक है, राजकोष में जमा करवाना होता है। ठीक। तीसरी बात, यदि प्रत्याशी, है ना, डाले गए कुल वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि क्या हो जाती है? आपकी जो है ना वो जब्त हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखना है। 1997 से यही है। ठीक है ना, पहले 2500 रुपए जो है ना वो जमानत राशि थी, फिर इसको बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। ठीक है ना, और आरबीआई के पास होना, इसको जमा करवाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है ना वो आपको और भी ध्यान में रखनी है, जहां से पर्सन बन सकते हैं। ये जो प्रस्तावक होते हैं ना, प्रस्तावक, ये जो कौन होते हैं? प्रस्तावक जो होते हैं, भाई कितने प्रस्तावक होते हैं? है ना, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो ये जो नाम निर्देशन का जो कार्य किया जाता है, तो जो एक व्यक्ति होता है ना, वो एक से ज्यादा नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। अगर वो एक से ज्यादा नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है ना, तो वो एक ही मान्य होगा। है ना,
सबसे पहले जिसने जिस नाम निर्देशन पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए हैं वो ही क्या होता है, मान्य होता है ना। मतलब जो जांच करने वाला अधिकारी होता है उसके पास जो सबसे पहले नाम निर्देशन पत्र आता है उसके ऊपर जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं अनुमोदक व प्रस्तावक के रूप में, वो ही क्या हो सकता, प्रस्तावक या फिर अनुमोदक के रूप में वो एक ही क्या होगा, मान्य होगा, वो एक ही मान्य होगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं यहां लिख देता हूं। यदि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो भी, है ना, तो भी इसे एक ही माना जाएगा या माना जाता है, ठीक है ना। मतलब इसका ये निकलता है कि एक व्यक्ति जो है ना वो एक से ज्यादा या तो वो प्रस्तावक हो सकता है या फिर वो अनुमोदक हो सकता है, वो प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता, ठीक है ना, या फिर वो एक से ज्यादा प्रस्तावक व अनुमोदक नहीं हो सकता है ना। ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, है ना। मान लीजिएगा कि ए और बी ये दो क्या हैं, और एक सी और कर लो, ए बी सी जो है ना ये तीन राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपके प्रत्याशी है, ठीक। अब जो आपका कै है ना, जो आपका कौन है, जो कै है, ये कै जो है ना यहाँ क्या है, प्रस्तावक है। तो ये जो कै है वो यहाँ ए प्रत्याशी का ही प्रस्तावक हो सकता है। वो जो है ना, मान लो उसने यहाँ भी क्या कर दिया, यहाँ जो बी प्रत्याशी है उसके नाम निर्देशन पत्र पर भी उसने हस्ताक्षर कर दिए प्रस्तावक के तौर पर, ठीक है ना। यहाँ भी उसने क्या कर दिया, यहाँ भी वो प्रस्तावक बन गया। मतलब ए का भी प्रस्तावक है, बी का भी प्रस्तावक है, और वो सी का भी क्या बन गया, प्रस्तावक बन गया है। तो ये जो है ना ये मान्य नहीं है। अब जो जांच करने वाला अधिकारी है जिसके पास नामांकन पत्र गए, मान लो सबसे पहले ये नामांकन पत्र जो है ना उसके पास गया, कौन सा वाला, सी वाला, तो ये केवल इसी का क्या माना जाएगा, प्रस्तावक माना जाएगा, इनका प्रस्तावक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक व्यक्ति एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो भी इसे एक ही माना जाता है, एक ही एंट्री मानी जाती है। अगर मान लो ये वाला नामांकन पत्र जो है ना वो सबसे पहले जो भी जांच करने वाला अधिकारी गया है उसके पास अगर वो पहुंच गया है तो इसे ही क्या माना जाएगा, इसका प्रस्तावक माना जाएगा, फिर ये इसका प्रस्तावक नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक प्रत्याशी जो है, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, वो कितने नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है अभी, एक या दो या तीन या चार। तो जो एक प्रत्याशी होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है वो 4 नाम निर्देशन पत्र जो है ना वो क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी या उम्मीदवार पद का प्रत्याशी 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, दाखिल कर सकता है। तो 4 नामांकन पत्र आप भर सकते हो, कर सकता है। अगर राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो कितने नामांकन पत्र जो है ना वो दाखिल कर सकता है, 4 जो है ना वो नामांकन पत्र आपके दाखिल कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अरे भैया आजकल मना या भरोसा में रह जाइयो, तो यहाँ सोचो कि ना 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 क्यों गुनवा सो, तो अरे भैया बहुत कुछ है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, एक प्रत्याशी जो है ना वो, है ना, नाम निर्देशन पत्र जो है ना वो कितने दाखिल कर सकता है, 4 जो है ना वो नाम निर्देशन पत्र जो है ना वो दाखिल कर सकता है, ठीक है। और एक लास्ट बात और ध्यान में रखनी है, एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर, है ना। अच्छा, उससे पहले ये ध्यान रखना, जो संसद के लिए सांसदों के लिए जो मतपत्र तैयार किए जाते हैं वो तो होते हैं कौन से रंग के, हरे रंग के,
हरे रंग के कागज पर उनके मतपत्र तैयार किए जाते हैं, और विधायकों के लिए जो मतपत्र तैयार किए जाते हैं ना वो गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है ना। एक ये भी ध्यान रखना, है ना, ये भी ध्यान रखना, सांसदों के मतपत्र, ठीक है, हरे रंग के कागज पर होते हैं, और जो विधायकों, ठीक है ना, विधायकों के जो मतपत्र हैं वो कौन से रंग के होते हैं, गुलाबी, कौन से के होते हैं, गुलाबी रंग के कागज के होते हैं, एक ये याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा जो है वो आपको क्या ध्यान में रखना था, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, है ना, एक स्पेशल बात ही है जो हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर जिसको पीठासीन अधिकारी बोल सकते हो आप, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, बताओ देंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी चुना वो आपका कौन होता है, बता सकते हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी चुना वो आपका कौन होता है, क्या ये बता सकते हो, है ना। तो कौन होता है भैया, यहां से देखिएगा, दिख जाएगा शायद, ये कौन होता है, ये इसमें 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो संसद का जो सॉरी लोकसभा के जो महासचिव हैं और राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो बारी बारी से क्या होते हैं, आपके जो है ना वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, है ना। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से क्या किया जाता है, आपका जो है ना वो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्तिकर्ता कौन है, केंद्र सरकार की सलाह पर जो है ना वो आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। 16वें राष्ट्रपति कौन से, 16वें राष्ट्रपति 2022 में राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी सॉरी राज्यसभा के जो महासचिव थे, है ना, वो क्या थे, है ना, ये आपके रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो क्या थे, आपके रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो क्या ध्यान में रखना है कि लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से ध्यान रखना, है ना, रोटेशन के आधार पर बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अच्छा, एक काम की चीज है ना, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी यहाँ कि प्रस्तावक अनुमोदक जो है ना वो एक ही हो सकते हैं, मतलब 50 प्रस्तावक पर 50 अनुमोदक चाहिए ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी थी, मुझे है ना उस समय तो मैं भूल गया, एक आपको चीज जो है ना वो ध्यान में रखनी थी कि ये जो है ना राजकोष में जो है वो 15,000 रुपए की जमानत राशि जो है ना वो जमा करवाई जाती है। ये 15 ये है आपके किसके तहत, है ना, इसका उल्लेख है जो अधिनियम है आपका, कौन सा, अधिनियम 1952 की धारा 5(ख) के तहत, किसके तहत, धारा 5(ख) में जो है ना इस बात का उल्लेख है, संशोधन कर दिया गया ना बाद में, तो 5(ख) में जो है ना इसका उल्लेख है, जो 15,000 रुपए की राशि जो संशोधन किया गया था ना, तो जो जमानत राशि जो जमा करवाई जाती है आरबीआई में और सरकारी कोष में, ये अधिनियम 1952 की धारा कौन सी है, 5(ख) है, ठीक है ना। एक तो ये याद रखना, और सॉरी 5(ग) है ना, 5(ग) है, ख नहीं, हाँ आपकी, है ना, सॉरी ध्यान रखना कौन सी धारा है, 5(ग) जो है ना ये आपकी धारा है, ठीक है।
और ये है ना, ये 5 खेमे है, जो ये तो 5 गेमे है। और ये जो है ना कि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो भी उसे एक ही माना जाता है। ये है आपके कौन से वाले में, ये है अधिनियम जो 1952 है, उस अधिनियम 1952 है ना की धारा 5 ग है ये, सॉरी 5 ख है ये कौन सी है, धारा 5 ख में है। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो लोकसभा व राज्यसभा कौन है, लोकसभा व, है ना, लोकसभा व राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से जो है ना वो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। और नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति, है ना, नियुक्ति ध्यान रखना, है ना, निर्वाचन आयोग करते हैं। किसकी सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। नियुक्ति केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की सलाह पर निर्वाचन आयोग करते हैं। कौन करते हैं, निर्वाचन आयोग करते हैं, निर्वाचन आयोग करते हैं। कौन करते हैं, निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, तीसरी बात 16वें राष्ट्रपति, 16वें राष्ट्रपति के, 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन, 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन 2022 में राज्यसभा, 2022 में राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे। कौन थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी जो है ना वो नियुक्त किए जाते हैं। कौन, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ना, उस रिटर्निंग ऑफिसर, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है इसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना, जो आपके नई दिल्ली में, राज्यों की राजधानियों में, है ना, मतलब राज्यों की राजधानियों में मतदान सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जो नई दिल्ली में भी नियुक्त किए जाते हैं, राज्यों की राजधानी में भी नियुक्त किए जाते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी में भी नियुक्त किए जाते हैं। और जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो सामान्यतः विधानसभा के क्या होते हैं, सचिव ही होते हैं। विधानसभा के जो सचिव होते हैं उनको क्या किया जाता है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जो ना वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा तो यहाँ आर्टिकल जो 55 है उसकी जो सारी बातें हैं ना वो आपकी कंप्लीट है, और ये जो अधिनियम है इस अधिनियम की भी जो है ना वो लगभग बातें जो है ना वो आपकी क्या है, कंप्लीट है। ठीक है ना, अब अगर आगे अपन चले तो कुछ तथ्य हैं जो आपको याद में रखने हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एक तो तथ्य आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के विधायक का मत मूल्य। ठीक है ना, बाकी फिर आर्टिकल 56 में चले जाएंगे अपन, है ना। राजस्थान के विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के, राजस्थान के विधायक का मत मूल्य, मत मूल्य 129 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विधायक का मत मूल्य भी कितना है, 129 ही है। छत्तीसगढ़ के विधायक का मत मूल्य ये भी कितना है, 129 है। ठीक है ना, यूपी के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक है, यूपी के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक कितना है, 208 है ना, सर्वाधिक 208 है। सिक्किम के विधायक का मत मूल्य
न्यूनतम कितना है, 07 है ना, 07। ये 4 तथ्य जो है ना वो आपको और ध्यान में रखने थे। बाकी वो मैंने आपको सारी चीजें जो है ना वो बताई दी है। ठीक है, अब अपन चलेंगे कौन से आर्टिकल की ओर, अब अपन चलेंगे आर्टिकल 56 की ओर। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, अभी केवल ही जो है ना वो कितने आर्टिकल यहाँ हमने पढ़े हैं, केवल एक आर्टिकल पढ़ा है ना। अब आप चाहे कौन सी भी लेवल की तैयारी करो, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 55 के बाद में जो है ना आर्टिकल 55 की जितनी भी बातें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में अपन आ गए थे किधर, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम है ना 1952 और नियम 1974। उसमें हमने धारा 4 की बात की है, जो इम्पोर्टेंट धारा है, जिसमें ये बातों का जो है ना वो क्या है आपका उल्लेख है, जिसमें ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला 60 दिन वाला पूछ लिया गया है। इस वजह से मैंने आपको आगे दे भी दिया है ना, और भी बातें जो है ना वो यहाँ बता दी हैं। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो है ना ये पर्याप्त है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है ना।